नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हमें शोध प्रविधि के इस क्रम में परिकल्पना को जानना है। यद्यपि पूर्व के वीडियो में हमने परिकल्पना के विषय में बहुत सारी चर्चाएं कर ली थी, फिर भी परिकल्पना के विषय में अगर चर्चा हो रही है तो हम परिकल्पना के विषय को हम प्रथमतया उसको रखेंगे, उसकी परिभाषा को। उसके उपरांत हम जानेंगे कि परिकल्पना के स्रोत कौन से हैं और परिकल्पना के कार्य कौन कौन से हैं। तो आइए हम चलते हैं, परिकल्पना किसे कहते हैं। तो परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप में किसी निरीक्षित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया जाता है। यद्यपि परिकल्पना शब्द में जो कल्पना शब्द है, यह निश्चित है कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके चिंतन और आपके भावी परिणामों को निश्चित करने में जो सहयोगी होती है वह होती है परिकल्पना। जो आपने सोचा है, जो आपने चिंतन किया है, जो मनन किया है, अनुप्रेक्षण किया है, उसको एक स्थान पर ला करके रख देना और उस सोच के अनुरूप चलना परिकल्पना है। या यूं कहें कि शोध करते समय शोधार्थी के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उनका सामना उसको करना होता है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। इसका तात्पर्य यह है कि जब अनुसंधानकर्ता के समक्ष कोई समस्या आती है तो उसका विश्लेषण करने के पश्चात कुछ संभावित सुझाव वह प्रस्तुत करता है और फिर अनुसंधान कार्य में उस सुझाव की सत्यता की जांच करता है। इसी सुझाव को परिकल्पना कहते हैं। अब हमें समझना है कि परिकल्पना जो है वह परिकल्पना कहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है शोधकर्ता के लिए। तो मुख्य रूप से हम देखें कि परिकल्पना जो है वह शोधार्थी को कहाँ से प्राप्त होगी, उसके स्रोत कौन से हैं, सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। तो पहला स्रोत जो है वह है संस्कृति, जिसे हम कल्चर कहते हैं। परिकल्पना का एक स्रोत संस्कृति है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है और इन समस्याओं के चिंतन से परिकल्पना का जन्म होता है और इसकी परीक्षा करके अनुसंधानकर्ता उसकी विश्वसनीयता की जांच करता है। उदाहरण के स्वरूप हम देखें कि ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारणों का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी एक परिकल्पना यह हो सकती है कि ग्रामीण संस्कृति पर नगरीय संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसकी परीक्षा करके हम देख सकते हैं। दूसरा सोर्स जो है वह है साइंस, विज्ञान। जो विज्ञान है, ये सभी विज्ञान स्वयं परिकल्पना के स्रोत हैं। उदाहरण के लिए हम मनोविज्ञान को ही देख लें तो मनोविज्ञान में कई सारी समस्याएं हैं। बाल अपराध है, महिला प्रति प्रताड़ना है, घरेलू हिंसा है, अथवा विवाह परामर्श है, शिक्षा परामर्श है और स्वास्थ्य परामर्श है। ये सारी चीजें जो हैं एक समस्या के रूप में समाज में रहती हैं। तो मनोविज्ञान में जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हमें नई नई परिकल्पनाएं मिलती रहती हैं और उसकी हम जांच करते रहते हैं। जांच के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त होगा और तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों में सुधार की संभावनाएं भी होंगी। अब हम तीसरा जो कारण है, या यूं कहें तीसरा स्रोत है या सोर्स है, वह है प्राप्त परिकल्पनाओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ अवेलेबल हाइपोथेसिस। कि किसी भी क्षेत्र में जो परिकल्पनाएं उपलब्ध हैं, जिन पर बहुत दिन पूर्व कार्य हो चुका है, उन्हीं
को लेकर उनके परीक्षण के द्वारा सत्यता की जांच की जा सकती है। उदाहरण के लिए विभिन्न व्यवसायों के प्रतिष्ठा मूल्य का अध्ययन कई वर्ष पूर्व हो चुका है। अब पुनः देख सकते हैं कि क्या उसमें कोई परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से पूर्व परिकल्पनाओं का विश्लेषण करना, विषय कुछ भी हो सकता है, क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, ये शोधार्थी के शोध के चिंतन पर निर्भर करता है कि उसे किस क्षेत्र में समस्याओं को ढूंढना है और समस्याओं की जांच करना है, या यूं कहें कि समस्याओं की जांच करना, उस पर नए नए ज्ञान को प्रकट करना, ज्ञान की प्राप्ति करना ही परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम देखें जो अगला स्रोत है या सोर्स है, तो वह है व्यक्तिगत अनुभव, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। कि व्यक्तिगत जो अनुभव है यह भी एक परिकल्पना का आधार होता है, किंतु नए अनुसंधानकर्ता के लिए इसमें कठिनाई है। किसी भी क्षेत्र में जिसका अनुभव जितना ही संपन्न होता है, उन्हें समस्या के ढूंढने या परिकल्पना बनाने में उतनी ही सरलता होती है। हम जिन्होंने रिसर्च की है, अनुसंधान किया है, तो हम उनकी परिकल्पनाओं का सहारा लेकर के उनकी जांच की प्रक्रिया को जान करके, पहचान करके, चिन्हित करके हम उनके अनुभवों के माध्यम से अपनी समस्या का निदान, अपनी समस्या का चुनाव हम कर सकते हैं। ये होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। और अगला बिंदु जो है वह है रचनात्मक चिंतन, जिसे हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है, यह रचनात्मक चिंतन परिकल्पना के बनाने में बहुत बड़ा साधन है। जब तक हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, रचनात्मकता नहीं आएगी, शोधार्थी के अंदर रचनात्मक गुण नहीं होगा, तब तक वह उस परिकल्पना को शोध में निहित नहीं कर सकता है। जैसे कि हम इसके अंतर्गत देखें तो हमें तैयारी लगेगी, विकास, उसका डेवलपमेंट हमें देखना पड़ेगा, इंस्पायरेशन जिसे हम प्रेरणा कहते हैं, परीक्षण, वेरिफिकेशन आदि हमें सुझाव लेना पड़ते हैं और आदि में उनका सहारा लेना पड़ता है। अब आती है बात सूझ की और बूझ की। परिकल्पना में सूझ और बूझ का बहुत बड़ा कहा जाए कि बहुत बड़ा उसका आधार है सूझबूझ। अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ भी अच्छी परिकल्पना को जन्म दे सकती है और सहायक हो सकती है। जिसमें जितनी सूझ होगी वह परिकल्पना का निर्माण उतना ही अच्छा कर पाएगा। या यूं कहें, वह जिस क्षेत्र में परिकल्पना को गढ़ रहा है, परिकल्पना को बनाना चाह रहा है, वह उस क्षेत्र से संबंधित या उस विषय से संबंधित शास्त्रों का, ग्रंथों का, पुस्तकों का अध्ययन करे और पूर्व में जो अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों पर भी विचार करे, चिंतन करे, जिससे उसे नए नए चिंतन उसके मस्तिष्क में आवेंगे। देखिए, बिना अध्ययन के नया चिंतन प्रकट नहीं हो सकता। आपके लिए अध्ययन करना अनिवार्य है और अध्ययन ही बताता है कि व्यक्ति कितना गंभीर है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है निश्चित है वह उतना गंभीर होता चला जाता है। जिसके पास उथला थोथा ज्ञान होता है वह गंभीर नहीं होता। तो आपके लिए जो भी आप अनुसंधान करना चाह रहे हैं, उस अनुसंधान करने के लिए आपको गंभीर होना अनिवार्य है। और गंभीरता कब आएगी? जब आपके पास सूझ होगी, बूझ होगी, ज्ञान होगा, तभी आप अच्छी अच्छी परिकल्पनाओं को गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने सांचे में ढाल सकते हैं और परिकल्पना के माध्यम से आप समस्याओं की जांच कर सकते हैं। अब सबसे अहम देखा जाए तो जो भी बहुत कार्यकारी बिंदु है वह है अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा, डिस्कशन विद द एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। डिस्कशन करना है,
जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में कार्य किया है या आप जिस क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित अनुभवी व्यक्ति से आप परिचर्चा करें, क्योंकि उससे नए नए अनुभव हमें प्राप्त होंगे और उसने किस प्रकार से कार्य किया और किस प्रकार की परिकल्पनाओं को बनाया है, तो उसकी सोच का कुछ पक्ष हमें अवश्य मिलेगा। उसकी विचारधारा निश्चित है कि हमारी परिकल्पना को बनाने में सहायक होगी और हमारी परिकल्पना को भी प्रभावित करेगी। बस ध्यान ये रखना है कि आपके अपने शोध विषय को, जिस विषय पर आप परिकल्पना बना रहे हैं, उस विषय से आप हट करके कार्य ना करें, अन्यथा तथ्यों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अब जो एक और सहायक बिंदु है परिकल्पना निर्माण में या परिकल्पना के स्रोत में या सोर्स में, वह है कि उस क्षेत्र में हुए अनुसंधान, जिसे हम कहेंगे रिसर्च इन दैट फील्ड, कि उस क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए हैं उन अनुसंधानों के विषय में भी आपको अध्ययन करना अनिवार्य है। जैसे अभी हमने कहा था कि व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तियों का अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव भी लें, व्यक्तिगत अनुभव लें और व्यक्तियों का भी अनुभव लें। अब उसके साथ साथ जिन व्यक्तियों ने जिस क्षेत्र में कार्य किया है, अनुसंधान किया है, उस अनुसंधान का भी आपको अनुभव लेना अनिवार्य है। उस क्षेत्र में कौन कौन से अनुसंधान हुए हैं, हो चुके हैं, तो उससे ज्ञात होगा कि किस प्रकार की परिकल्पनाओं पर कार्य किया गया है। उसी आधार पर हम अपनी नूतन परिकल्पना को बना सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कार्यकारी सिद्ध होगा कि आप किस क्षेत्र में कार्य करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आज हमने जाना कि परिकल्पना के स्रोत कौन से हैं या सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। आगे भी हम परिकल्पना के विषय में और जानेंगे। नमस्कार।